मैंने देखा था ये वाला अरे चला दो क्यों ठंडी लगी इसमें आओ ना तो चलो बेटा रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर निकालो बायोमोलिक्यूल। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, तो आप लोग जल्दी से चैप्टर निकालो और एक बार रिवाइज करो। आप लोग पढ़ के आए घर से? कल केमिस्ट्री में यही स्टार्ट हुआ है। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल। चलो एक पूछता हूँ। सही है? अभी पूछते हैं हम लोगों से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है? बातें हो गई? पढ़े हम? पहले ये बताओ बायोमोलिक्यूल्स हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? बताओ, उसमें बताओ, तुम बताओ। बताओ। तुम कह रही हो कल स्टार्ट किया था सबने बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो आप लोग बताओ मुझे ये इसका मतलब क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स का, अरे तो नॉर्मल चीज में पूछ रहा हूँ हैं, जिससे लिविंग बने होते हैं। हाँ ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिससे कोई क्या बने होते हैं, लिविंग या लिविंग बॉडी वाली होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो आपको ये तो पता है बेटा कि अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल्स को, तो अगर मैं बात करूं लिविंग की और मैं बात करूं नॉन लिविंग की, जैसे कि सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, बेटा क्या दोनों में एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे क्या? लगभग सेम ही होते हैं। जो लिविंग में होते हैं वही किसमें होते हैं? नॉन लिविंग में। अरे आप लोगों को टेबल दिखाऊंगा मैं, लिविंग नॉन लिविंग और परसेंटेज कॉम्बिनेशन अलग होता है। सही है। दूसरा अगर हम बात करें, अरे अगर आदमी की डेथ होती है तो ज़्यादा तो मिट्टी में ही है, नहीं आता है, तो सेम ही होना चाहिए। एनालाइसिस हुआ तो वहाँ पता लगा था कि जो मिट्टी है अर्थक्वेस्ट हो गई, और दूसरा हम बोले लिविंग बॉडी, उनमें लगभग जो एलिमेंट थे वो क्या थे, सेम
सेम थिंग। तो यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स को अगर बात करूंगा तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई माइक्रोमोलिक्यूल है या कोई मैक्रोमोलिक्यूल है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेथड अपनाए, से बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इसमें इन्होंने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको पहले ग्राइंड किया, पीसा, और उसके बाद उसको हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या किया, घोल दिया। और जब पेस्ट फॉर्म बन गई तो उसको कॉटन के ग्रोथ से क्या किया, फिल्टर किया। और जो फिल्टर हो रहा था उसे हमने क्या बोला, माइक्रोमोलिक्यूल, और जो फिल्टर नहीं हो रहा था उसे क्या बोला, मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे देखें तो यहाँ पे देखो, ये लगा दो बेटा। यहाँ देखो बेटा, अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इनको। मैं एक देखो कैसे पता लगाया वो समझते हैं हम लोग। यहाँ देखो, समझ लो पहले, एक इन्होंने कोई लिविंग टिश्यू लिया, क्या किया बेटा, लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू को पहले क्या किया, पीसा, यानी कि ग्राइंडिंग की, और इसके बाद इसे मिला किसमें दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फार्मूला बताया आपको, फार्मूला बताया, बताओ, CCl3, हाँ वो बात वही है, CaOH, ये होता है। इसमें हमने क्या किया, इसे मिला दिया और ये बन गई सिलरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई, सिलरी फॉर्म बन गई। अब हमने क्या लिया, कॉटन का क्लॉथ लिया, क्या लिया, कॉटन क्लॉथ, और उसे हमने क्या किया, अब देखो सिलरी फॉर्म को तुम क्या करोगे, फिल्टर करोगे। तो कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो फिल्टर हो जाएंगे और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो फिल्टर नहीं होंगे। जो फिल्टर हो गए थे उन्होंने बोला था हमने एसिड सॉल्वेबल पूल, और जो नहीं होते उन्हें क्या बोला था, एसिड इनसॉल्वेबल पूल। क्या बोला बेटा, यहां से क्वेश्चन ले रहा था, ध्यान रखना। दूसरा देखो, एसिड सॉल्वेबल पूल को हम लोग जो यहाँ पे जो हो रहे थे उन्हें क्या बोला, फिल्ट्रेट हो रहे थे, उन्हें बोला था किसको, और ये क्या थे, जो बचे थे उसे क्या बोलते हैं, रिटेनेंट। क्या बोलते हैं, रिटेनेंट, जो बचते हैं, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट हो रहे थे उन्हें बोला था माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोला था बेटा, और जो बच रहे थे उन्हें क्या बोलता, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोला था बेटा, मैक्रो सही है, मैक्रोमोलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो, अच्छा इसके अलावा क्या साइंटिस्ट ने क्या बताया था, जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1000 डाल्टन से कम। यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा वो कम होता है किससे, 1000 डाल्टन से। और उनका जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है किससे, 1000 डाल्टन से। ये बात समझ गए आप लोग। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, मैंने कहा था आप लोग ऐसे ध्यान रखना, मैक्रोमोलिक्यूल हमेशा जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनसे बने होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। तो आप लोग बताओ, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड किस में आ जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल, और प्रोटीन क्या हो जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल। ऐसे लिपिड से किससे बना होता है, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड किस में आ जाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल, और मैक्रो में कौन आ जाएगा, लिपिड। ऐसे बताओ, पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं, मोनोसेकेराइड से, तो मोनोसेकेराइड किस में आ जाएंगे, माइक्रो, और मैक्रो में कौन आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ देखो बेटा, अमीनो एसिड, इसके बाद अगर हम बात करें तो मोनोसेकेराइड, इसके बाद फैटी एसिड और नाइट्रोजनस
बेसिस, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। और अगर मैं माइक्रो की बात करूंगा तो प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड आ जाएगा और न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ लिपिड पे स्टार मार लेना, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 700 डॉल्टर, लेकिन फिर भी ये वहां पे क्यों है? इक्वल टू फिल्ट्रेशन मेथड, क्योंकि ये जो हुआ था ये फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल। कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 700 डॉल्टर। वैसे यहाँ पे होता है, लेकिन कहाँ पे है? वहाँ पे। तो आप लोग लिखना चाहो लिख लेते हैं। बातें मत करो बेटा, पढ़ाई कर लो। अभी आप लोगों का पेपर आने वाला है। कब है पेपर? ध्यान है? 4 मई को, समझ रहे हो? तो अभी आपके पास टाइम है पढ़ाई करने का, कर लो पढ़ाई कर लो। अभी बारिश हो रही है। आज रात में हुई थी क्या बारिश? मुझे लग रहा था एक बार की हो रही बारिश। सो रहा था। जो लोग बाहर सो रहे हैं उन्हें पता होगा। तो आप लोग ये बताओ, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल समझ गए से बच्चे? क्लियर हुआ? कौन कौन से होते हैं वो समझ गए? अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ये होते हैं मोनोमर यूनिट और वो होते हैं पॉलीमर यूनिट, बोल सकता हूँ, क्योंकि मोनोमर का मतलब क्या होता है? सिंगल, और वो कैसे होते हैं? बहुत सारे मिलके बनाते हैं, ठीक है? पॉलीमर यूनिट। क्लियर है? चलो अगले लिख लिया है, देखो देखो।
चलो बेटा अगले बढ़े। अब आप लोग ये बताओ, ये चीज देखो एक बार जल्दी से, यहाँ देखो ये क्या होता है, यहाँ देखो ये कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन को हम लोग कैसे एनालाइज करें। तो अभी मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हो रहा है, इन्हें पेस्ट फॉर्म बनाई है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेशन मेथड को यूज किया, जिसमें एसिड सॉल्वेंट फ्रिक्शन था और एसिड इनसॉल्वेंट फ्रिक्शन था। ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद टेबल में बेटा कुछ चीजें याद रखना। यहाँ देखो ये कह रहा है आप कॉम्परेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग। अगर उन्होंने देखा कि लिविंग में क्या है और नॉन लिविंग में क्या है, वो अगर ये देखना चाह रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि लगभग इन्हें एलिमेंट कैसे मिले, सेम मिले। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो होता है वो अर्थ में कितना होता है 0.14% और 0.5% किसमें होता है ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद तो मैंने ये कहा था कि सारे तो याद मत करना, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम याद कर देना बस, और सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम, ठीक है। तो कैसे देखो मैंने आपको स्टार भी बनवाया था शायद, आप लोग एक तो याद कर देखो ऑक्सीजन तो दोनों में बराबर है, मैक्सिमम ही है मैक्सिमम दोनों में। सेकंड जो मोस्ट है वो आप लोग यहाँ ध्यान रखना क्या है, ये वाला कार्बन, और इसमें बेटा क्या है सिलिकॉन। और देखो सिलिकॉन उसमें बिल्कुल कैसा है सबसे कम। बस ये ध्यान रखना बस खाली। मुझे लग रहा है पूछा जाएगा वो यही से पूछा जा सकता है, और मुझे नहीं लग रहा है कहीं से पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया उसने तो समझ गए आप लोग। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, चलो हमने ऑर्गेनिक तो देख लिए, अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो हम साइंटिस्ट कैसे देखेंगे। उन्होंने क्या किया, कोई लकड़ी लिया, उसको सुखाया और उसके बाद जला दिया, ठीक है। जो राख बचती है राख, उसमें क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग इनऑर्गेनिक ये सब यहाँ पे देखो कह रहा है ये सब हमने क्या किया, वेट ये कह रहा है ड्राई ऑल द वाटर इवेपोरेट द रिमेनिंग मटेरियल गेट ड्राई वेट नाउ द टिश्यू इज फुली बर्न ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज जाएंगे किसमें गैसेस फॉर्म CO2 और वाटर वेपर। और जो बचा उसमें क्या होगा कैल्शियम मैग्नीशियम ETC। और यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो बताएगा लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम और वाटर, और कुछ तुम्हारे क्या है और कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको बस वही ध्यान रखना एसिड सॉल्वेंट फ्रिक्शन और एसिड इनसॉल्वेंट फ्रिक्शन में ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है कोई सा भी। अब हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है अमीनो एसिड। क्या आता है अमीनो एसिड। आप लोग ये बताओ अमीनो एसिड के बारे में सब लोग जानते हो क्या होते हैं। पहले मेरे थोड़ा सा ऐसे बता दो खाली बस, अमीनो एसिड क्या होते हैं बताओ, तुम बताओ कर से, तुम दोनों लोग बताओ अमीनो एसिड क्या होते हैं हैं। हाँ तो क्या उनसे क्या बनता है अमीनो एसिड से बताओ क्या बनता है। अरे अभी तो मैंने बताया था बेटा प्रोटीन बनती है, यानी कि प्रोटीन की चेन में क्या लगे होते हैं अमीनो एसिड, और उन्हीं अमीनो एसिड की तो बात करना है। टोटल कितने टाइप के होते हैं 20 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, और मैंने कहा था 20 टाइप के अमीनो एसिड से लाखों करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनी होती है। मैं ऐसे बोलूंगा धरती में जो भी है लिविंग उन सबकी प्रोटीन किससे बनी है 20 टाइप के अमीनो एसिड से। और आपको ये भी पता होगा कोडॉन होते हैं उसके लिए, जो कोडॉन क्या करते हैं किसी भी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। और कोडॉन मैंने ये बताया था कोडॉन क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। टोटल कोडॉन कितने होते हैं बताओ 64, और जो कोड करते हैं वो कितने होते हैं 61। 3 कोडॉन कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन, पता है आप लोगों को। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने ये बताया था कि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, उनके सिंबल भी मैंने कहा था याद मत करना, लेकिन सिंबल आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूंगी तो बता सकते हो आप लोग, चलो बताओ कौन, तुम बताओ प्रियांशी बताओ। PRO ये किसका सिंबल है, कौन से अमीनो एसिड का, प्रोलीन उसका है। और बताओ HIS किसका है, हिस्टाडीन का। किसका है हिस्टाडीन। चलो अब और बताओ, अब बताओ GNN किसका है, GNN तुम बताओ सोचिए। GNN
नहीं पता है? नहीं, उसका तो GLP होता है। नहीं, इसका GLP होता है। अच्छा ये बताओ, तुम बताना बेटा, ARG का क्या होता है? ARG RGB। और बताओ ILE किसका होता है? ILE। हाँ, आइसोल्यूसिन। सही है? चलो तुम बताओ पीछे रश्मि, ये बताओ ग्लूटामीन का क्या होता है? ग्लूटामीन, हाँ GL हो गया? नहीं, GL है। और बताओ बेटा, और कुछ है? चलो ये तो हम जेनेटिक्स में बात करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन आप लोगों को लगभग 20 टाइप के माइनर के सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है? और बताओ, अच्छा ये बताओ, तो बताओ TRY इसका होता है? TRY होता है, TRP होता है? TRY होता है, TRP होता है। हाँ बताओ किसका होता है? अरे क्या हो गया यार, चलो हाँ बताओ, नहीं पता है? तुम बताओ, बताओ। हाँ, TRP किसका होता है? ट्रिप्टोफैन किसका होता है? चलो मैंने ये कहा था बेटा, आप लोग लगभग अमाइनो एसिड के सिंबल याद कर लेना खाली, आप 20 अमाइनो एसिड रटना मत कौन से होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है? अब देखो हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था आप लोगों से एक डायग्राम होगा नीचे, ये किसका है? अमाइनो एसिड का। ये 3 अमाइनो एसिड ने दिए, 3 ही याद कर लेना बस, खाली बकाया रहने देना। यहाँ पे आपको याद कैसे करना है? यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है? COOH, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? अमाइनो ग्रुप। ये बैलेंसिंग पूरी करने के लिए, ये हाइड्रोजन कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है? 4। और साथ में लगा होता है एक फंक्शनल ग्रुप, जो लगा होता है साथ में, वही क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे 3 दिए तो आप 3 याद कर लो बस, खाली 20 क्यों करोगे यार जैसे, लेकिन ये ध्यान रखना इन 3 से क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग बताओ, अगर हाइड्रोजन लगाए साथ में तो क्या बोलते हैं? उसे ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? अगर CH3 लगाए तो क्या बोलते हैं? एलेनिन। और CH2OH लगाए तो क्या बोलते हैं? सीरीन। साइरल में सीरीन, ठीक है? सीरीन बोलते हैं। अब आप लोग बताओ, सीरीन हो गया, एलेनिन और ग्लाइसिन, बस 3 याद कर लो, बात खत्म। बकाया ये वाले ग्रुप होते हैं सेम रहते हैं, तीनों में देखो है सब, तीनों में सब में सेम रहते हैं, खाली ये वाला चेंज होता है बस। और ये वाला चेंज होगा तो क्या होगा? अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, समझ गए आप लोग? तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड याद मत करना, लेकिन इन 3 के नाम याद कर लेना। H के साथ क्या होगा? ग्लाइसिन। CH3 के साथ एलेनिन। और बेटा CH2OH के साथ सीरीन। क्लियर? बकाया देखो, यहाँ पे जाओ, यहाँ स्टार मारो, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना यहाँ से। और मैं ऐसे बोलूंगा, इन जितने डायग्राम है इनसे 2 क्वेश्चन आएंगे, खाली इन डायग्राम से बस। या तो आप इन डायग्राम को इतना देख लो कि आपको देख के समझ में आ जाए ये क्या है, और या तो इन्हें केमिस्ट्री में समझो फिर कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाए, कहाँ पे क्या लगाए। सही है? ऐसा भी रहता है ना कि आप लोग ऐसे, अब इसको और अच्छे से देख लिया तो डायग्राम देख के समझ जाओगे वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ऐसे तुम्हारा जैसे ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड, ये देख के समझ जाओगे फॉस्फोलिपिड है। तो या तो इतने अच्छे से देख लो, और ना देखो तो आप लोग इन्हें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में याद कर लो अच्छे से, ठीक है? चलो अब हम लोग आते हैं इस पे वापस लौट के। आप लोगों से मैंने बोला था कि अमाइनो एसिड के ज्यादा नाम याद मत करना, लेकिन जो यहाँ पे है वो याद करना पड़ेंगे, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन और सीरीन। मैंने डायग्राम के वो फॉर्मूला के बता दिए। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कह रहा है, देखो अभी बताया था अगर हाइड्रोजन लगाए तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलते हैं? एलेनिन। और हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो क्या बोलते हैं? सीरीन। अभी बताया था, ये तीनों याद कर लो। और बकाया आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, एक दे देना है, सही। अगर वैसे कैसे याद करना है आपको, देखो अगर यहाँ पे लिखा है एसिडिक तो कौन सा होगा? ग्लूटामिक एसिड। अगर बेसिक पूछेगा तो कौन सा होगा? लाइसिन। और न्यूट्रल पूछेगा तो वैलिन, ठीक है? ये याद कर लेना। और अगले अगर हम बात करें तो आपसे पूछ सकता है एरोमेटिक।
अमाइनो एसिड के नाम पर टायरोसिन, फेनिलएलैनिन और ट्रिप्टोफैन। आपको लगभग टोटल कितने 8 अमाइनो एसिड है, इनके नाम आपको याद करने होंगे और यहाँ से भी आपको हो सकता है ये क्वेश्चन मिल जाए। कौन कौन सा होता है देखो सुनो, अगर हाइड्रोजन लगाए तो क्या होगा, अगर मिथाइल ग्रुप लगाए तो क्या होगा, और हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं मिथाइल लगा होगा तो क्या होगा, ये याद कर लो। इसके बाद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, उन तीनों को नाम याद कर लो और कर लो एरोमेटिक, बस इतना याद कर लो, बात करना क्वेश्चन आएगा आप राइट कर दोगे, ठीक है। करो बैठ के यार, अभी सुनूंगा। भाई कहाँ है? अरे यार मैंने बताया था कुछ। ठीक। चलो बेटा आप लोगों ने ये याद कर लो, जिसे सुन रहा हूँ याद हो गया सबको, हो गया याद। चलो बताओ, मिथाइल ग्रुप लगाता है तो क्या बोलते हैं उसको, CH3 लगाता है। देखो एलेनिन सही है बेटा, कभी माइंड में रख लो, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आ गया नाम नहीं आ रहा है बस। चलो तो बताओ, अपना हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है क्या बोलते हैं इसको, ओ इधर देख के पढ़ रही कहाँ पे लिखा हुआ है, उधर मत देखो, इधर देखो वहाँ सी नहीं, हाँ ठीक है। चलो क्या हुआ, दिख नहीं रहा है, अच्छा तो बताओ एसिडिक अमाइनो एसिड का नाम क्या है जी, एसिडिक एरोसिन हैं, एसिडिक का बताओ, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेटा याद करो आप लोग, इसीलिए मैंने दिया है आपको याद करने के लिए, जल्दी से याद करो। चलो कोई बात नहीं, वो बताता है। लेकिन बेटा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोगों के माइंड में होंगे तो आप एक सेकंड नहीं लगाओगे, देख के तुरंत, जैसे टाइम बचे हमारा। अब तुम्हारे जो जेनेटिक्स के अगर आ गए प्रिंसिपल वाले 5 क्वेश्चन, तो उनमें तो टाइम लगने लगना है, उनमें तो तुम्हें क्रॉस करना ही पड़ेगा, टाइम लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे है कि हमारे माइंड में देख कर लगो, उसमें सोचना ना पड़े, ठीक है। चलो तुम बताओ पीछे बताओ एरोमेटिक अमाइनो एसिड का नाम बताओ, हाँ तुम बताओ, सर्च कीजिए। हाँ सही है, फेनिलएलैनिन, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, तुम बताओ रश्मि, फेनिलएलैनिन जो होता है, हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था एक बार बताओ कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन सी डिजीज में पढ़ा था फेनिलएलैनिन के बारे में बताओ। तो बच्चा है यहाँ पे बता सकता है, नाम बोलना मत, खाली हाथ खड़ा कर देना। हाँ चलो ठीक है, ये हैं फेनिलएलैनिन किया मैंने पढ़ाया था, फेनिलएलैनिन जब कन्वर्ट नहीं होता है टायरोसिन में। अच्छा अब बताना एक बार, कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है वहाँ पे, हाँ इसकी वजह से नहीं होता है कन्वर्ट, बताओ है पता किसी को, फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज। अच्छा ये बताओ, फेनिलएलैनिन टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, फेनाइल पायरुविक एसिड, जो वो एक्यूमुलेट हो जाता है और इससे क्या होती है, डिजीज आती है मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, ठीक है। आप तो इतनी बात का ध्यान रखो, माइंड में सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ बच्चों इधर देखो ये ड्यूटन आयन, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या होते हैं पता है किसी को,
जहाँ मुझे तो ऐसा पता है जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाता है तो वहाँ जो चार्ज होता है जीरो हो जाता है, उसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करेंगे लिपिड्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? लिपिड्स। अब हम लोग ये बताओ मुझे, लिपिड्स किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से। किससे होते हैं? फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल से। मैंने बताया था आपको जो फैटी एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो यहाँ से बताएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एक डिफरेंस बताओ बस। और डबल खाली ट्रिपल नहीं, सही है? तो बताओ आंसर का दूसरा। और कोई डिफरेंस बताया तुमने? नहीं बताया? 10 में बताओ। हाँ ठीक है, चलो अब मैं बता दे रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखो बेटा, मैंने कहा था 4 बातें ध्यान रखना। कैसे? मैंने कहा था साफ और सैचुरेटेड, साफ और सिंगल बॉन्ड, साफ और स्ट्रेट चैन होती है, सही है? और साफ और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, सही है? इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये पता है आपको रूम टेम्परेचर हम कितना लेते हैं? रूम टेम्परेचर 25, 40 यानी 25। हाँ तो देखो यार, देखो ऐसे ध्यान रखना आपको। सैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखो बेटा, अगर सैचुरेटेड की बात करेंगे और दूसरे कौन से? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मैंने कहा था पहले आवाज स्ट्रेट चैन होती है। कैसी चैन होती है बेटा? सीधी चैन। दूसरी कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है। तीसरा मैंने कहा था रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। और बेसिकली ये एनिमल फैट होती है। कैसे होती है इनका? अच्छा ये सॉलिड रहते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा, हाई होगा? हाई। और वाइट का क्या होगा? लो। और दूसरा इनका उल्टा होता है। देखो इस चैन में क्या होता है? बैंड होता है। क्या होता है? बैंड मतलब मुड़ी होती है। दूसरा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तीसरा ये रूम टेम्परेचर क्या रहते हैं? लिक्विड। कैसे रहते हैं? और चौथा ये होती है बेसिकली प्लांट फैट। बस आप लोग इतनी बातें लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा आप लोग यहीं से कर दोगे, सही है? बगैर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। फैटी एसिड का बात कर रहा हूँ, लिख लो अगर ना लिखा हो आपके पास। ये समझ में आ रहा है आपको? आ रहा होगा, कहीं बोला है मैंने। देखो हो गया, लिख लिया? चलो अब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, ध्यान देखो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पता है लिपिड जनरली कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो फैटी एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। कह रहा था आर ग्रुप को भी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 1 कार्बन टू 19, यानी कि 1 से लेकर 19 कार्बन तक हो सकते हैं। अगले कह रहा है फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, अंडर करो जल्दी से। यह कह रहा है पाल्मिटिक एसिड के पास कितने कार्बन है? 16 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अरेकिडोनिक एसिड के पास कितने बेटा? 20 कार्बन एटम और कार्बोक्सिल एटम के साथ। और उसके बाद फैटी एसिड, अब तो ये तो मैंने बता दिया, ये दोनों लाइन कर लो। एक कर लो पाल्मिटिक एसिड और एक कर लो अरेकिडोनिक एसिड। यहाँ वो कार्बन पूछ सकता है किसके पास कितने प्रेजेंट हैं। तो एक के पास कितने? 16, दूसरे के पास कितने? 20। और ये शायद टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, एक आया था। हाँ तो आप लोग इसे अप्लाई करो।
इसके बाद लोअर मैग्नेटिक पार्ट होता है हाई होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसके पास प्रेजेंट होता है मैंने बता दिया, ठीक है। अगले देखो, अगले आप लोग यहाँ पे देखो, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे तीन वन एग्जांपल किसका, फॉस्फोलिपिड का, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सब मैंने लिखी हुई है, आप लोग सब पढ़ लिया करो खाली बस। यहाँ देखो कह रहा है दीज आर फॉस्फोलिपिड, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लाइसिन इज वन एग्जांपल। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कह रहा है बेटा सम, अब यहाँ पे ये तो सिंपल सा है, ठीक है, नॉर्मल टिश्यू लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आप लोग एक बात और करना बेटा काम, ये जो है ये एग्जांपल है, जो ये स्ट्रक्चर देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड, पाल्मिटिक एसिड और ग्लिसरॉल, और ये फॉस्फोलिपिड किसका है, लाइसिन। ये चारों आप लोग स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख के जाना। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसी से। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, बच्चे ने उससे पूछा था, वहां पे ऑप्शन में ये था, जैसे ये वाला डायग्राम दिया था, इसके बारे में पूछा था, तो उसमें था ट्राइग्लिसराइड का मतलब है यहाँ पे 3 ग्लिसरॉल यानी ग्लिसराइड ग्रुप है, और एक क्या होगा, फैटी एसिड। बस इसका ये ऑप्शन कर लीजिए, एक फैटी एसिड में कितने होंगे, ट्राई का मतलब 3, सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी टाइप से पूछ सकता है, आप लोग पता होना चाहिए बस। क्लियर हो बेटा लिपिड के बारे में? आप लोग क्या कर रखना है, सुनो, पाल्मिटिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, कितने कार्बन, उसे ध्यान रखना। दूसरा आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका, जो मैं डिफरेंस है पाया, वो ध्यान रखना। तीसरा लाइसिन आ चुका है, तो अब आएगा, मुझे लग रहा है। और चौथा मैंने बताया कि ये डायग्राम आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना बस, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अब हमारा आता है बेटा क्या, नाइट्रोजनस बेसिस। क्या आते हैं, आपको पता है 2 टाइप से होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन का मतलब होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में कौन आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको बहुत अच्छे से, वैसे आप लोग बता दे रहा हूं मैं। दूसरा ये बताओ, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पता है सब बच्चों को, बताओ। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पता है? देखो मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जहां फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस लगा हो। अच्छा आपको नाम भी पता होना चाहिए, ये बात सुनो, मैं जो अच्छे से बता दूंगा आपको चीज बेटा, जस्ट एक एग्जांपल लेकर बता दे रहा हूं, ठीक है। एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अब देखो एक बार बताओ मुझे, एक बात मैं करूं, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या लगा होगा, पेंटोज शुगर, क्या लगा होगा, पेंटोज शुगर प्लस साथ में क्या लगा होगा, फॉस्फेट ग्रुप, और साथ में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। जब हम यहाँ पे फॉस्फेट हटा देते हैं तो क्या बचता है, न्यूक्लियोसाइड, पहली बात। दूसरा अगर एक को बताओ, अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, कौन सा बेटा, तो हम लोग अगर न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, एडिनाइलिक एसिड, क्या बोलते हैं। और जब इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड तो क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। नाम भी ऐसे पता होने चाहिए। ऐसे भी मैंने एमपीजी क्वेश्चन देखे कई, जिसमें आपको ये दे दिया गया है कैसे बताएंगे न्यूक्लियोसाइड को, नाइट्रोजन बेस को और न्यूक्लियोटाइड को। जैसे मान लीजिए ग्वानिन है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड को ग्वानिनिक एसिड, और न्यूक्लियोसाइड क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन। समझ गए? ध्यान रखना है ये बात। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन होते थे टेबल बना के कि नाइट्रोजनस बेस में क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा, और न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, मैं जो क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ देखो, मान लिया फॉस्फेट है और साथ में क्या है, ये पेंटोज शुगर है, और ये क्या है बेटा, एडेनिन। क्या है? अब बताओ ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा बताओ, एडिनाइलिक एसिड। समझ गए? समझ गए? अब मैं इसको न्यूक्लियोसाइड बनाऊं तो मैं फॉस्फेट हटा दूंगा बस। अब क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, और इसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। और जब मैं ये भी हटा दूंगा तो ये क्या बचेगा, नाइट्रोजनस बेस, जिसे हम लोग बोलेंगे एडिनिन। बस इतनी 3 बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो ऐसे लिख लो। अब इसमें क्या लिखोगे समझ नहीं आएगा आपको, ऐसे लिख लो। ये मैंने डिलीट किया है, तो ये है ये
और ये पूरा है, अब तो समझ नहीं आएगा, और खाली ये है। अब क्या तुम्हारा विचार है? चलो आराम करो, ऐसे लो, दिमागदार बच्चे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? ऐसा कोई बच्चा है जो खाली किताबों बैठा रहता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, हैं? तो चलो ये कर दिया है, किताब बैठ रहती है तो इसके अलावा कोई काम नहीं इसको, ठीक है? अब ये मत करना, बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते हैं तो 2 घंटे काम है खाली बर्तन धोना। हमें और मैं बता दिया, तुम आप क्या कर सकते हो बताओ? खाना बनाना तुम लोगों को आता नहीं किसी को? अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे लड़कियां कि जो खाना बना लेती हैं? बस इतने लोग? टोटल बता रहा हूँ, टोटल बताइए। चलो ठीक है, तो अच्छे बच्चे हाँ वाले। बेटा ये समझ लिया? दिख रहा है कैसे? अभी हल्के हल्के पता है मशीन आने वाली है, उसमें तो सब्जी डालोगे कटी थी, हम बाहर निकालोगे तो बनेगी, ठीक है? अच्छा एक मशीन तो मैंने देखी जो पोछा लगा देती है, वो तो है। अभी खाना वाना अभी नहीं आई है। ये लिख दिया आप लोगों ने, समझ गए बेटा यहाँ तक? चलो अब अगले बढ़े, लिख लिया, क्लियर हुआ? चलो अब अगले देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले देखो। यहाँ पे एडिनोसिन है तो बताओ फॉस्फेट लगाया कहीं पे? ये एडिनिन है तो नाइट्रोजन लगाया कहीं पे? नहीं लगाया ना, नाइट्रोजन का थोड़ी लगाया, वो उससे क्या होता है पेंटोस होता है। इसके बाद यहाँ देखो एक फॉस्फेट लगाया तो ये क्या हो गया? एडिनाइलिक एसिड। ये डायग्राम ध्यान रखना है। दूसरा ये यूरेसिल का है, ये न्यूक्लियोसाइड का है, ये न्यूक्लियोटाइड का है, समझ गए आप लोग? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है हमेशा। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने 2 बातें लिखवाई थी आपको। मैंने कहा था प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो बनाए वही यूज करें, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो बनाए कोई और यूज करे कोई और। सबसे अच्छा मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन कहां से आता है, हमेशा इस टेबल से क्वेश्चन आता है। टेबल याद कर लो, बात करता हूं, चाहे आप भूल जाओ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, सेकेंडरी क्या है, बस ये टेबल याद कर लो, बस ओनली। और ये बेटा इंपॉर्टेंट इतनी है ना कि आज तक हर पेपर में क्वेश्चन आया है इससे, आज तक अभी तक ऐसा नहीं गया कि एक क्वेश्चन इससे ना आया हो, कोई साल ऐसा नहीं गया। तो जब इस टेबल से हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है तो याद कर लो आराम करके। इससे अब क्या आने के चांस है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, जिसमें तुम्हारा रबर है, गम है और क्या है? सेल्यूलोज, समझ गए? और वैसे तो हर किसी से क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, देख लिया आप लोगों ने? सुनो अभी याद करो बेटा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन हर बार। बेटा अभी भी टाइम आपके पास मेहनत करना स्टार्ट कर दो। टाइम तो नहीं इतना था लेकिन फिर भी टाइम है, अभी भी 20-25 दिन है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल किताबों में खो जाओगे नहीं।
याद कर लिया? सुनूं मैं? ये चीजें मैंने बहुत पहले बताई थी यहाँ पे याद करने के लिए, अभी भी आपसे नहीं पाई। अभी वो बच्चा ये नहीं कह रहा कि सुनो पूरी तरीके से कौन देख रहा है, सुने? चलो बताओ। तो ऑप्शंस के नाम बताना। हाँ सेम। पॉलीमेरिक सब्सटेंस अभी तो बताया था, सही है बेटा। एक कभी पूछने के साथ चाहिए, ठीक है? आप लोगों को याद करनी पड़ेंगे, सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, और सबसे पहले जो है वो क्या है? हाँ ये तो सब बातें आपको पता होंगी। ये एक एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का है, इसमें वाटर सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद प्रोटीन होता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद लिपिड, और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, तो लास्ट में क्या होते हैं? आयंस। प्रोटीन सबसे ज्यादा ही होंगे, तभी तो हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से ही बनी है। आगे देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन। किसकी बात करते हैं? अब ये क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था जो बच्चों ने बहुत गलत किया था नीट में, यहाँ टेस्ट में नहीं, कल मैंने देखा था, वहां लिखा था इंसुलिन। उन्होंने ये ऑप्शन दिए थे और उन्होंने पूछा था बताओ कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो बहुत बच्चों को माइंड में आया, अरे इंसुलिन तो हार्मोन है, ये कैसे प्रोटीन होगा? एंजाइम को तो बच्चे समझ जाते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने जो क्वेश्चन ऑप्शन लगाया वो लगाया इंसुलिन, क्योंकि उन्हें लगा इंसुलिन तो हार्मोन होता है, प्रोटीन तो ना होता है। लेकिन बेटा वो भी क्या है? देखो इंसुलिन कौन सा है? हार्मोन तो है, लेकिन प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। तो इसका मतलब ये भी क्या था? एक प्रोटीन था, और उसका आंसर था ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना, इसीलिए जल्दी से टेबल देख लो एक बार। देखो कोलेजन जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है सेल का, सारा प्रोटीन। ट्रिप्सिन एंजाइम है लेकिन फिर भी क्या है? प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ही होते हैं। इंसुलिन ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है। इसके बाद बात करें एंटीबॉडी, मैंने पहले चल गया प्रोटीन होती है, हमने देखा 3 टाइप की प्रोटीन होती है पेट में। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिनिक, फाइब्रोनेजन और ग्लोबुलिन्स, जिससे बना होता है हमारा एंटीबॉडी। इसके बाद रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर लगे होते हैं सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन। और इसके बाद ग्लूटाफोर, ये भी एक टाइप का क्या है? प्रोटीन। तो हाँ बोल रहे कुछ नहीं, चलो ठीक है। तो आप लोग बताओ ये सारे क्या है? प्रोटीन ही तो है। अब हम बात करें प्रोटीन किससे बनते हैं, तो मैंने कहा था अमीनो एसिड किससे बनते हैं। अब यहाँ पे एक और बचा पर, और वो बचा कि जो प्रोटीन हो, अच्छा यहाँ पे ऐसे भी लिखा है, देखो अमीनो एसिड फिर होते हैं एसेंशियल, फिर होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जो हम डाइट से लेते हैं, जैसे आपने मान लिया सोयाबीन खाया, अब आपको पता है कि प्रोटीन है, वो प्रोटीन निकलता है उसमें, लेकिन बेटा प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, ये तो आपको पता है, डाइजेशन पढ़ा था आपने। और उसके बाद अमीनो एसिड हमारी सेल क्या करती है? एब्जॉर्ब। और वो अमीनो एसिड कौन से होते हैं? एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जिनके हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन दाल नहीं खाओगे या प्रोटीन का कुछ नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे, नहीं, फिर भी आपका काम चलता रहेगा। लेकिन वो कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल, यानी कि हमें जरूरत नहीं होती है। लेकिन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बेसिकली, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप लोगों को प्रोटीन लेनी चाहिए। और फिर डाइट ही ले सकते हो, वैसे तो आप लोग आइसोलेट तो ले ही सकते, बहुत महंगा आता है। बेसिकली मैं बताऊँ आपको, तो मैं वैसे बोल सकता हूँ कि आप लोग कभी तो आपने देखा होगा कोई डाइट होता है, चार्ट होता है, उसमें हमेशा लिखा होता है कि दाल वगैरह ये तो आपको डेली खानी चाहिए एक बार, ठीक है। तो आप लोग इस दिन मना कर पीटिए कैसे करें खाने के लिए, ठीक है। चलो अगर आप लोग कहीं फंस गए ना, तो जैसे कान वगैरह, तो आपको दाल से इच्छा बढ़ जाएगी आपकी कि आपको सबसे बेकार वही लगेगा, क्योंकि वो लोग क्या लेते हैं, आपको खाना ही पड़ेगा जरूर। हाँ जी, खाना बने तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, उससे क्या खाओगे? चलिए सब्जी से खाना खाओ पूरा, सही है। चलो तो ये हॉस्टल वगैरह में ये जो ये होते हैं मिलता ही मिलता है एक टाइम, लेकिन वो आदत बन जाती है करके। अगर आप लोग जाओगे या पढ़ोगे एमबीएस कॉलेज में तो आपकी आदत बन जाएगी वैसे, कि वो खाना ही खाना सब बच्चे खाओगे तो मैं थोड़ा कि अलग अलग हो, है ना। चलो वो तो सब आदत बन जाती है जाके वहाँ। तो हम लोग समझ गए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल समझ गए, ठीक है। आगे देखो बेटा, दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कोलेजन इज द
बोलो मत। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और दूसरा लिखा है रोबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। यानी कि रोबिस्को पूरे बायोस्फीयर सबसे ज्यादा होती है और कोलेजन सब में सबसे ज्यादा कहां होती है? एनिमल वर्ल्ड। दोनों टीम क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है वो आपकी स्टेटमेंट में दे क्वेश्चन यही वाले, तो हम लोग स्टार यहां पे बना दो। लेकिन मुझे लगा क्वेश्चन अब क्या आएगा यहां से, इस टेबल से, और जो मैंने टाइप बताया उसी टाइप से आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। समझ गए? चलो अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं पॉलीसैकेराइड में, उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या है पॉलीसैकेराइड। अब मेरी बात सुनो तब आपको अच्छा लगेगा। ये आपको कठिन पता क्यों लगता है पॉलीसैकेराइड? ये इसीलिए लगता है कि आपको मोनोसैकेराइड के बारे में किताब में नहीं बताया है, ना तो बताया डाइसैकेराइड के बारे में। पहले आपको कायदे में बताना चाहिए था किसके बारे में? मोनोसैकेराइड, और उसके बाद बताना चाहिए था डाइसैकेराइड, उसके बाद बताते क्या पॉलीसैकेराइड। लेकिन डायरेक्ट लिख दिया है तो इसके बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। चलो एक बार रिवाइज करना बेटा, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। पानी ना पानी ये क्यों मैं क्यों रहा हूँ? अब बेटा आपकी संडे मंडे छुट्टी है। मंडे को क्या किए? मंडे को जयंती गाने गया था। जब जय जयंती हम पढ़ेंगे तो ऐसे कर लेंगे कि परसों में। अब मैं क्या करूँ भाई, आज भी तो है महावीर जयंती कौन सी है? वो आज तो हनुमान जयंती है। आज छुट्टी नहीं है हनुमान जयंती। आज मैंने देखा स्टेटस पे बच्चे लगाना है जय हनुमान जय। मैंने कहा मैं भी एक टिप्पा देता हूँ, मुझे लगाता नहीं। आप लोगों ने पूजा की सबने? हैं? हनुमान जी की पूजा की? खाली स्टेट लगा दिया बस। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो। हाँ मैं क्या बता रहा था, इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। हाँ कल आपकी ऊपर छुट्टी है, सही है? जो मुझे पता लगा है वहाँ तक। पहले तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपका मंडे को, क्योंकि मंडे को जयंती है शायद। क्या है? हाँ मैं कह रहा था वो जयंती है, अम्बेडकर जयंती। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा था बेटा। ये 2 दिन आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मतलब आपके लिए 2 दिन मिल रहे हैं कि आप लोग कम से कम 14-15 घंटे पढ़ सको। तो आप लोग कोर्स करना फर्स्ट ईयर और 12th बायोलॉजी का। बेटा इधर देखो, फर्स्ट ईयर और 12th बायोलॉजी का एक बात पूरा कवर करो इन 2 ही दिन में बैठ के। बकाया फिर हम लोग रिविजन करते रहेंगे हालांकि, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लो पूरा। और जहाँ जहाँ आपको बातें समझ नहीं आ रहा है वहाँ आप लोग स्टार भी बना लो, क्योंकि देखो अपनी कमियां तो आपको देखनी होगी कहाँ पे। ठीक है? ये काम करना है, ये नहीं करना है कि आपको घूमना है कहीं या मजे लेने, मजे नहीं तो भाई। ठीक है? अभी पढ़ाई करना। चलो आगे बढ़े। चलो पॉलीसैकेराइड समझे बेटा? इधर देखो, पॉली का मतलब पता क्या होता है? एक से ज्यादा, और सैकेराइड मतलब शुगर। जब कई सारी शुगर एक साथ क्या होती है? मिलती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब एक बात बताओ मुझे, जब आप पॉलीसैकेराइड लेते हो तो वो कन्वर्ट किसमें होती है? मोनोसैकेराइड में। किसमें होती है? जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, पॉलीसैकेराइड है, वो कन्वर्ट किसमें होगा? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल शुगर। आपने एक बार बताओ, जब बीमार होते हो डॉक्टर कहता है ग्लूकोज ले लो, क्या ले लो? वो क्यों कहता है पता है आपको? क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैसा है? मोनोसैकेराइड। उसको हमारी बॉडी डायरेक्ट जैसे जाएगा वैसे क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब, और आपको एकदम से एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अमीनो एसिड खाने हैं तो क्या डाइजेशन होगा बॉडी का? नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में, चाहे ब्लड में छोड़ दो, चाहे आप लोग एलिमेंट के यहाँ से ले लो। लेकिन आप लोग समझे मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज कैसे होती है? मोनोसैकेराइड। कैसे होती है? ऐसी डाइसैकेराइड भी होती है, जैसे तुम्हारी हो गई लैक्टोज हो गई, माल्टोज हो गई, ये सुक्रोज हो गई, ये सब कैसी हैं? डाइसैकेराइड। इनमें 2 शुगर होती है मिली। और पॉली का मतलब होता है जब एक से ज्यादा शुगर आपस में मिली होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब जैसे स्टार्च हो गया, क्या है? पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है? क्योंकि भाई ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म होती है ना फूड की, तो पॉलीसैकेराइड होगा। इसके बाद इन्युलिन
क्या है? पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। समझ गए आप लोग? ऐसे जैसे काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो आप लोग खाली पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल अगर पढ़ लोगे तब भी आप क्वेश्चन कर लोगे। सही है? तो देखो ये भी पॉलीसेकेराइड है, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है बेटा, जैसे यहाँ पे 4.5, हाँ ये वाला, यहाँ देखो ये, आप लोग बातें कर रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बातें कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, स्टार्च फॉर्म, स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। कह रहा है फॉर्म हेनिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। In fact, starch can hold I2 molecule in the helical portion. The starch I2 is blue in color देता है, ये ध्यान रखना है। और cellulose does not contain complex helix and hence cannot hold I2। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। स्टार्च बेटा आयोडीन को क्या करता है? पकड़ के रखता है, हेलिकल पोर्शन होता है, इसलिए क्या कैंसिल कर देता है? ब्लू। और लिखा है साफ साफ सेल्यूलोज कोई सा कलर नहीं देता है, क्योंकि वो I2 को होल्ड नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेल्यूलोज के बारे में और इसके बारे में स्टार्च, और दोनों ही क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। एक होता है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं जैसे स्टार्च हो गया, वो कैसा पॉलीसेकेराइड? तो आप बोलोगे कैसा है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, फुल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और ये वाला कैसा है? सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर दे रहा है। सेल्यूलोज किससे बना होता है? कि सेल्यूलोज से क्या बना होता है बताओ? अरे बोलो, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे बनती है? सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज कैसा है? पॉलीसेकेराइड है। कौन सा? स्ट्रक्चरल। कौन सा बेटा? चलो अगले देखो, जैसे यहाँ पे कह रहा है, लिखा तो है सेल्यूलोज वहां पर सेल्यूलोज से। इसके बाद यहाँ पे एक जो लिख लो, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड नेचर, ये क्या लिखा है? ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल, एक इलेक्ट्रोसामीन, एक्सोस्केलेटन ऑर्थोगोट्स का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? काइटिन। ये भी क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। और अगले कह रहा है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली कैसे होते हैं? होमोपॉलीमर। कैसे होते हैं? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जानते हो क्या होगा? बोलो बेटा। होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर जानते हो? होमो का मतलब है जैसे अगर ग्लूकोज लगा हुआ है तो सारे ग्लूकोज ही होंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो क्या होगा? होमोपॉलीमर। और अगर अलग अलग लगे तो क्या होगा? हेटेरोपॉलीमर। सही है? अरे पढ़ लो बेटा, हम लोग पढ़ाई कर देते हैं। चलो ये हो गया। न्यूक्लिक एसिड क्या बताऊं उसके बारे में? सब कुछ पता है आपको डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में बताना है, ये भी पढ़ लो अपने आप। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके बाद एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जानते हो ना, डीएनए के बारे में, बस उसी के बारे में लिखो बस। आजकल के बच्चे फोन में इतना लग गए हैं ना, है ना? पहले के लोग विद्यान था कि बनते थे, उनके पास फोन नहीं था। रियलिटी बता रहा हूँ, जो अब जो नई जनरेशन आ रही है उसका तो इतना माइंड फोन पे सेट रहता है, बिल्कुल उसे फोन के अलावा अगर फोन नहीं चलता ऐसा लगता है कि उसके पास आधा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आधी जान नहीं है।
तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा 1 से 2 घंटे ऐसे निकाला करो जो फोन के पास ना रहा करो। लेकिन फोन का काम नहीं चलेगा भी है, ऐसा भी है। लेकिन निकालते हो कि आप तो घर पे रहते हो, तो मेरी भी ऐसी आदत है कि बिना फोन नहीं रहता है। अब अगर रोजा रखो 1 मिनट के लिए तो लगेगा क्यों मेरे पास पानी क्या कमी है, वो तो मुझे भी लगता है। लेकिन बात ये है, मेरा तो अलग सिस्टम है, लेकिन आप लोगों का थोड़ा अलग होना चाहिए। अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, फोकस कर रखना चाहिए पढ़ाई। और जो छोटे बच्चे हैं वो तो और ज़्यादा स्मार्ट है, वो तो ऐसे ही बिना फोन खाना भी नहीं खाएंगे, और उन्हें अकल भी इतनी है कि तुम्हें नहीं चलाना आता, वजन उन्हें आता है, समझ रहे हो। और एक तो बहुत होशियार बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो फोन में घुसे रहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में उनका माइंड इतना ज़्यादा नहीं है। जो बच्चा फोन से दूर रहेगा उसका पढ़ाई में अच्छा माइंड होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको कोशिश करना कि फोन से इतना दूर रखें, उतना बढ़िया है, ठीक है। बल्कि उन्हें फोन देना ही नहीं चाहिए किसी तरीके से। लेकिन वही बात है, आजकल की जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, बच्चा रो रहा है तो वीडियो बता के दे दी, चुप जाओ, वो चुप जाएगा, बस वीडियो देख रहा है, बात खत्म, वो आराम से अपना काम कर रहा है। ऐसा हो गया ना, तो इस चक्कर से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। मेरे दीदी का लड़का है ना, तो आपको बताऊं, तो वो ऐसे हैं, उन्हें मतलब वीडियो नहीं देखना होता है, उन्हें खाली ये देखना होता है कि मामा कहाँ है, मतलब मामा को देखना होता है। तो जब भी वो रोते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो हो जाती है यूट्यूब पे, तो वो दीदी करती है, वो वीडियो लगा के देती तो मामा है। अब वो इतनी में खुश बस। अब उनकी ऐसी याद डाली है कि वो मोबाइल में खाली बस मुझे देखते हैं, और किसी नहीं देखते। तो मैंने कहा चलो तुमने कुछ तो पॉजिटिव देखा, कम से कम पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं देख रहे कि गाय की देखना या इधर उधर की वीडियो देखना है फालतू की। और उन्होंने स्टार्टिंग से ही दिखाया, जैसे उन्हें मोबाइल मांगा तो उन्हें ये वाली वीडियो लगा के दे दी। अब उनकी याद नहीं पड़ी। नहीं तो ये कर लेते हैं, अब आ गए तो वो उनका वो होता है ना, लोगों का वो हो जाता है कि वैसा उन्हें क्या देखना है उन्हें। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये, मैं बताती है मुझे। तो आप लोगों के छोटे बच्चे के हाथ में जाता है तो उसे पॉजिटिव वे में डालना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में, ठीक है। वरना बच्चे आजकल क्या देखते हैं, कार्टून देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, खिलौने देखते रहते हैं, गाय देखते रहते हैं, उसमें नहीं वो कार्टून वगैरह टाइप की, वो नहीं दिखाने चाहिए, उससे बच्चे का माइंड सेट बहुत बेकार होता है। बेटा ये हो गया, ठीक है। चलो आप लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या पढ़ते हैं? एक यहाँ पे देखो, पढ़ा सुनो थोड़ा सा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो आपको पता है 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। आप लोग सेम ध्यान रखना बस। जैसे प्राइमरी होता है उसकी स्ट्रेट चेन होती है, कैसे होती है? स्ट्रेट चेन, यानी कि अमाइनो एसिड लगे होंगे एक चेन में लगे होंगे। यहाँ पे एक होगा एंटरनल और एक होगा सी टर्मिनल। दूसरा अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो कैसी होती है? हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसे होती है? हेलिकल, जैसे डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा होता है? सेकेंडरी। टर्सरी का मतलब होता है बुलन लाइक 3D स्ट्रक्चर। जैसे आपने ऊन का गुल्ला देखा है, इधर उधर ऐसे करके वो लिपटा हुआ होता है, ऐसे होता है 3D स्ट्रक्चर। और क्वार्टरनरी का मतलब होता है 2 अल्फा और 2 बीटा, एज लाइक हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो आप एक बार पढ़ लो। जैसे ये देखो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये कौन सा है? टर्सरी, और ये कौन सा है? क्वार्टरनरी। ये तुम्हारा क्वेश्चन था इसका प्रोटीन का, सही है। अब जो इंपॉर्टेंट बचा है वो आपका क्या बचा है बेटा? एंजाइम।
पढ़ो आप लोग, जल्दी पढ़ो, फिर हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग बैठा पढ़ लो हम लोग। बच्चों में पता है क्या होता है, जैसे तुम चीजें करोगे वैसे जगह होती है। ऐसे ही मैंने देखा, एक बच्चा देखा 1 साल का, एक साल का तो नहीं, सॉरी फर्स्ट से भी छोटा था, उसे पूरा हनुमान चालीसा याद है। मुझे आज तक याद नहीं है। हाँ, कितने बच्चों को याद नहीं होगा यहाँ पे? सबको याद है? किसको याद है? याद है? हमें तो आज तक नहीं है। अब सुनो, मैंने इसका सुनाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो उसको आधे शब्द बोल नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पूरा था और बिल्कुल करेक्ट था। और उसने इतनी जल्दी सुना दिया कि हम लोग सोच नहीं सकते। मतलब वो ऐसे डबल जैसे एबीसीडी होती है, एबीसीडी या बोलते नहीं ऐसे एबीसीडी या ऐसे बिल्कुल। उसने एक बार भी सोचा नहीं यहाँ से कि मुझे उसके बाद क्या बोलना है। मैंने कहा वाओ क्या टैलेंट है इसका। तो अब वो मैंने कहा तुम्हें कैसे याद हुआ? बोले मम्मी पापा हमारे डेली करते हैं, हम बैठ जाते हैं, हमें याद हो गया। छोटा बच्चा है तो वो ऐसे बात रहा। तो मैंने कहा ये संस्कार बच्चों में किससे आते हैं? एक पेरेंट्स से आते हैं। तो अब क्या होता है, आपने कहा गाँव के बच्चे होते हैं, वो इतना बड़ा होगा, वो जानते नहीं होगा हनुमान चालीसा किसकी बात कर रहे हैं, मतलब चालीसा क्या होता है उसे ये नहीं पता होगा। तो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए छोटे बच्चों को कैसे, उनको कैसे माहौल डाला जाता है। बेटा अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम। किसकी बात करते हैं? एंजाइम। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर मैं अब बोलो मत कोई, सुन लो। एंजाइम होते हैं और होते हैं हार्मोन, ठीक है? आपको पता है एंजाइम का मतलब होता है कि मैंने कहा था कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन रेट को क्या करते हैं? हाई करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंजाइम। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा था, क्या एंजाइम इन्वॉल्व नहीं थे? क्रेब्स साइकिल आपने देखा, सारे एंजाइम थे। केल्विन साइकिल देखा, सारे एंजाइम थे। C3 साइकिल, C4 साइकिल जो भी हमने पढ़ा सारे किसके द्वारा हो रही थी? एंजाइम के थ्रू। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है किससे होता है? एंजाइम के थ्रू। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है किससे होता है? एंजाइम के थ्रू। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारी बॉडी में या लिविंग बॉडी में कोई भी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उसको कौन कराता है? एंजाइम। पहला क्वेश्चन आपका क्यों? क्योंकि बेटा कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन रेट को बहुत तेज बढ़ा देता है, और वो इतना तेज बढ़ा देता है कि अगर ऐसे मानो अगर कोई सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो फिर 1 सेकंड में कितने मिनट लगते हैं? 2 लाख। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। यानी कि कई टाइम गुना किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। दूसरी बात सुनो, मैंने बताया था जो एंजाइम होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक। यानी कि अगर कोई एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट के लिए है वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। ये वही हिसाब किताब होता है जैसे मैंने बताया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। आपने देखा होगा चाबी जो होती है, चाबी की, वो उससे वही ताला खुलेगा ना जिसकी चाबी होगी। हर पे ताला तो नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा होता है कि वो उसी ऐसी मानो ऐसी कभी पूरा थोड़ी वही होता है। ऐसे ही एंजाइम के साथ होता है। एंजाइम का डिजाइन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सबस्ट्रेट में फिट हो जाए, यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट हो जाए। जैसे अगर मान लिया बेटा यहाँ देखो आप लोग, बोलो मत करो, यहाँ एंजाइम है कोई,
ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। तो इसका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए बताओ? ऐसा, तभी तो ये जाके इसमें फिट होगा। देखो अब ये एंजाइम है और ये क्या है? सबस्ट्रेट। तभी तो कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी एक्टिव साइट वही सी होती है जैसे कि सबस्ट्रेट में क्या हो जाए? फिट हो जाए। क्या हो जाए? फिट हो जाए। समझ गए आप लोग? बोलो मत, समझ गए? तो यहाँ पे फिट हो जाए और इसीलिए ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है? और इसके बाद एंजाइम क्या करता है? इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोडक्ट में। सही है? और एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन रेट को करवाते हैं, फास्ट करवाते हैं। सही है? और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। पहली बात। दूसरी, अगर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर एंजाइम हार्मोन में डिफरेंस क्या होते हैं? हार्मोन बच्चे एक सभी समझते हैं हार्मोन एंजाइम लगभग एक ही चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोन एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में चेंजेस लेके आता है, उसको बोलते हैं हार्मोन। और एंजाइम क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं। सही है? एंजाइम सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन। लेकिन हार्मोन ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रोटीन बने होते हैं, कुछ लिपिड भी हार्मोन होते हैं। ठीक है? दूसरा बताऊं आपको, तो हार्मोन का सीक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और जो एंजाइम होते हैं उनका सीक्रेशन कहाँ होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन की ग्लैंड बिल्कुल अलग है और एंजाइम की ग्लैंड बिल्कुल अलग है, हालांकि दोनों का होता ग्लैंड से ही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, अगर हार्मोन की ग्लैंड बताऊं आपको, जैसे पिट्यूटरी हो गई, पीनियल हो गई, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, ये सब क्या है? ग्लैंड है। लेकिन कौन सी है? एंडोक्राइन। अगर एक्सोक्राइन की हम बात करें तो बेसिकली जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गई, स्टमक में होती है हमारे, ठीक है, वो सब क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो अब दूसरी बात सुनो, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी में लाखों प्रकार के एंजाइम बन रहे हैं और लाखों प्रकार की क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है बेटा, और कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए करवाता है। सही है? तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एंजाइम होते हैं, सही है, वो स्पेसिफिक तो होते हैं। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंजाइम का अगर तुम एक एंजाइम होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वर्क करता है। जैसे अभी आप बताओ, आपकी बॉडी का एंजाइम है, अगर वो 35 डिग्री पे सही वर्क कर रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो वर्क आएगा, वो कब आएगा? 35 डिग्री पे। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडे भेज दिया है तब भी आप बीमार हो जाओगे, और बहुत ज्यादा गर्मी में आ जाओगे तब भी आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। आप लोग पंखा क्यों चला रहे हो? क्योंकि अगर गर्मी लगी तो आपका एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगा, और एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगा तो आपके अंदर ऐसा आएगा, थकावट सी हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी कम होता है और लो टेम्परेचर पे भी कम होता है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, जो एंजाइम की अगर बात करें तो मैंने एक बात और बताई थी, मैंने कहा था डॉक्टर होता है हमेशा, वो क्यों कहता है कि पानी गर्म करके पियो, वो ये क्यों नहीं कहता ठंडा करके पियो? मैंने कहा था एंजाइम एक्टिविटी जब टेम्परेचर कम करते हैं तो एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव, और इनएक्टिव होने के बाद एक्टिव को हो जाते हैं। लेकिन जब एंजाइम को ज्यादा टेम्परेचर दो तो वो कैसे होते हैं? डीनेचर, और डीनेचर के बाद रीनेचर कभी भी नहीं होते। जैसे सपोज मानो आपने पानी गर्म किया, अगर उसमें बैक्टीरिया हैं तो वो मर जाएंगे, वो उसके बाद दोबारा पानी को बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि दोबारा जिंदा हो जाएंगे वो, लेकिन अगर आप खाना ठंडा कर रहे हो और उसके बाद खा रहे हो तो सही तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे आप खाना बाहर निकालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? बेकार। जैसे आपने देखा नहीं है, जब हम खाना रखते हैं फ्रिज में तो ऐसे आप कुछ होते नहीं है, जैसे कल का खाना है वो आज खाना है ठंडा करके, ठीक है, अब खा लो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत खाना, लेकिन कुछ खाना खाना चाहिए, हमेशा सारा खाना नहीं खाना चाहिए। तो अब कल का खाना अगर आज तुम खा रहे हो, तुमने वहां पे टेम्परेचर कम किया है ना, तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो गई, उस टाइम पे खाना बेकार नहीं था, लेकिन जैसे ही आप खाना फ्रिज से बाहर निकालोगे वो खाना क्या हो जाएगा? बेकार। समझ गए? तो इसीलिए हम फ्रिज का खाना बेसिकली नहीं खाना चाहिए। हाँ, इतना खा लो कि सुबह का शाम को सुबह का, ऐसा नहीं कि कल का सुबह का खाना आज खा रहे हो, ऐसा तो नहीं खाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों का वो अच्छा है, खा सकते हो। मैं 3 दिन रखा हुआ पानी पी लेता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है भाई? अब ऐसा नहीं सोचता हूँ कि 3 दिन रखा हुआ होना चाहिए, अगर प्यास लग रही तो मैं ये देखता नहीं कि पानी कैसा है, किसका है, पी लेना चाहिए। सही? चलो कोई बात नहीं। तो एंजाइम के बारे में समझ गए आप लोग? दूसरा सुनो, एंजाइम जो पीएच होता है, हाई पीएच लो पीएच, दोनों पे एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होगा, उसके बाद ज्यादा करेंगे, और अगर कम और ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी हमेशा क्या हो जाएगी? कम।
चलो पढ़ना बेटा, पढ़ लो फिर और खाना, ठीक है? हाँ तो पढ़ लो जल्दी। अभी मैं आप लोग सुनूंगा, ठीक है? पूरे चैप्टर वाले सुनूंगा क्योंकि पढ़ाया है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो। पढ़ लिया? अब सुनाओ आप लोग। अभी टॉपिक बचा है ना, वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? उसके बाद अच्छा बताओ आपको, वो चीज बताऊँ, बहुत बातें करते हो बच्चों को नींद आने लगती है अगर खाली बैठे रहो इसमें। मेरे पीरियड में नहीं आती नींद रहनी। चलो ये बताओ, ये बताएगी, आप बताओ बेटा, आप दोनों बैठे हो, आप बताओ, ये बताओ एसिडिक अमाइन एसिड का नाम क्या था?
कुछ और था। तुम 10 से 9 बताते आओ, तुम बताओ क्या था? एसिडिक अमीनो एसिड। अब तक चीटिंग कर लेते हैं, पता थोड़ा एक्टिव रहा करो। कैसे रहते हो हम लोग? ग्लूटामिन तो उसने बताया वो नहीं है, ग्लूटामिक एसिड। तुम बताओ न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम क्या था? नहीं पता है? तुमसे नहीं बताऊंगा या तुमसे इधर बताऊं? ए बेटा आप बताओ न्यूट्रल अमीनो एसिड तुम्हें पता है? बताओ सर जी। नहीं, चलो तुम बताओ। ये बताओ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है कि किस शेप का होता है, कैसी फॉर्म होती है उसकी? अरे तुमसे अभी रुक जाओ, ऐसे सोच रहे हैं। कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन के कैसे शेप होती है? उसने बता दिया, तब भी तुम नहीं सुना। आप बताओ। अब उसने बता दिया, चलो और बताओ। आगे रुको, ये बताओ ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिन वो प्रोटीन है या नहीं है? अमीनो एसिड है। ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, हार्मोन तो है वो बेसिकली। चलो तुम बताओ फिर। ये बताओ जो एंजाइम होते हैं, सही है, वो किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक क्यों होते हैं? हाँ बताओ। कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। तुम बहुत बातें कर रही थी, अब बताओ कोई एंजाइम होता है किसी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक क्यों होता है? वो सारे रिएक्शन के लिए सेम क्यों नहीं होते? अभी तुमने ध्यान से नहीं सुना था, मैं वो डाल रहा था, समझ रहा? हाँ बताओ। सबस्ट्रेट की वजह से सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट होती है एंजाइम की? एक्टिव साइट किसके पास होती है? एंजाइम के पास या सबस्ट्रेट के पास? हाँ तो एंजाइम की बोलो, यानी कि जिससे सबस्ट्रेट एंजाइम सही से कॉम्प्लेक्स बन जाए। समझ रहे हो? जो शेप जैसा होगा वैसे शेप होना चाहिए। समझ गए? सही है। चलो आप लोग बड़ा मेहनत करो और अच्छे से बातें करते रहते हो, बैठे करते रहते। और दूसरा बेटा आप लोगों का मुझे लगता है बायोलॉजी तो लगा सही है, इसका जैसे प्रियांश इसका अच्छा है, तो आप लोग बेटा पढ़ो, मेहनत से और थोड़ी मेहनत करो, एक दिन काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं कैसा है आप लोगों का, लेकिन बायोलॉजी तो लगा सही है, तो मेहनत करो थोड़ी और थोड़ी मेहनत करो। और क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप टीचर ही बनोगे तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है? एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा, तो उसके लिए आप लोग लगातार पढ़ते रहो मेहनत से, ठीक है? लगातार मेहनत से। और एमबीबीएस बनना है तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, या तो प्राइवेट ले लेना है, दृष्टि का प्राइवेट ले लेंगे, सही है? फादर से कहना क्वालिफाई कर लिया, प्राइवेट दिलवा दो बीएमएस। क्यों नहीं होगा भाई? चलो आप लोग को मैं चाहूंगा गवर्नमेंट को सब लोग, लेकिन अब आपको डॉक्टरी बनना है और 600 नंबर आ भी नहीं पा रहे हैं 500, तो क्या करना है? प्राइवेट लेना पड़ेगा। चलो वो तो आपकी बात है, आपको मेहनत करो पहले, ठीक है? अच्छे से। अच्छा ये बताओ डॉक्टर तुम बताओ, मैं ये बोलता हूँ ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लेकिन ये नहीं बोलते मैं बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये बोलते हैं। ध्यान रखना है स्टेटमेंट में अगर आगे ऑल एंजाइम आर प्रोटीन गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, ये लाइन देखो पहले लिखी हुई है, ये क्या है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, ठीक है? तो उसका एक्सेप्शन कौन क्या है? जो एंजाइम नहीं होता है प्रोटीन, कौन सा है वो? नाम बताओ उसका। राइबोजाइम। कौन सा है? राइबोजाइम। यही लिखा हुआ कहीं पे, कहाँ लिखा है? ये लिखा है। जो क्या है इसका एक्सेप्शन है, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। मैंने बेटा ऐसा क्वेश्चन देखा है जहाँ स्टेटमेंट लिखा था ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बच्चे देख के वो सही कर देते हैं, सही है, लेकिन ध्यान रखना वो क्या होता है गलत। ऑलमोस्ट लिखा हुआ तो ऑलमोस्ट आपको लगाना पड़ेगा, सही है? अगले देखो आप लोग एक बार बताओ, मुझे एक बात बताओ,
आप लोग स्टेटमेंट का मतलब समझते हो? स्टेटमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप लोग कितनी आपके अंदर क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी देखते हैं। जैसे वो अब यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लिख दिया हमने। अब तुम्हारे मन में बैठा हुआ है कि यार सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, आप लोग सही कर देते हो, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब है कि हाँ यहाँ एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बेसिकली एंजाइम जो होंगे वो कैसे होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। समझिए आप लोग? तो ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट का मतलब ये तो होता है कि आपके अंदर कितनी क्लैरिटी है, वरना वो स्टेटमेंट क्यों देगा? सब कुछ लिखा हुआ उसी में होता है स्टेटमेंट में। समझ गए? चलो अगले देखो बेटा। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके सबके लिए एंजाइम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सही है बेटा? यहाँ देखो, जैसे ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, वहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शन होता है और 10 स्टेप में 10 एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एंजाइम कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं हर किसी रिएक्शन के लिए। एंजाइम, अच्छा ये बताओ, एंजाइम रिएक्शन रेट को फास्ट कैसे कर देते हैं? बताओ। क्योंकि उसकी बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है क्या रहती है? कम। यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है? कम। और एंजाइम अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे तो उसका मतलब एंजाइम जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा? बहुत फास्ट। तो यहाँ पे भी स्टेप ना लो, ये वो पूछ सकता है कि बताओ एंजाइम क्या चीज को कम करते हैं? तो किसको करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को। समझ गए? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? वो एनर्जी जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। ठीक है? ठीक। अभी मान लो कोई बाइक है, वो एवरेज दे रही 20 का, तो आप लोग एक लीटर 20 किलोमीटर है, कोई दे रहा है एवरेज 100 का, तो आप 1 किलोमीटर कितना चल जाओगे? 100। हमने क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया, यानी कि इंजन से क्या कर दिया? हल्का कर दिया। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम। इसीलिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बहुत फास्ट क्या होता है? ज्यादा चलता है। ठीक है, अगले देखो, ये ग्राफ भी आ सकता है, कोई इसका ध्यान रखना। ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो, विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी है, और विद एंजाइम कितनी है? इतनी है। अगले देखो, नेचर तो मैंने बता दिया, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। बेटा अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब क्या होता है पता है? ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? एंजाइम एक्टिविटी को। तो सबसे पहले लिखा है टेम्परेचर एंड पीएच। मैंने कहा था ये दोनों ऑप्टिमल कंडीशन नंबर हाई करते हैं, अगर तुम ज्यादा करोगे कम करोगे हमेशा एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? कम ही होगी। ये वाला ही ग्राफ दिखा रहा है, देखो हमेशा क्या हो रही है? एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है। सही है? ऐसा नहीं कि आप सोचो टेम्परेचर हम बढ़ाते रहेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, नहीं, तब भी कम होगी, और टेम्परेचर कम करोगे तब भी एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। पीएच का भी यही हिसाब किताब है। ठीक है, अगले देखो, दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या आता है? ये बताओ मुझे थोड़ा इसके लिए करो, इसे कर सकते हो आप लोग? बताओ बेटा, आप लोग सो रहे हैं क्या सब लोग? हैं? नींद आ रही है? एक्चुअली नींद तो नहीं आ रही, कर तो थोड़ी आ रही है। पेपर आपका आ रहा है, पढ़ना मुझे पड़ रहा है लेकिन नीट का नहीं पढ़ता हूँ आपको। आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखी सर ने? देखी? मैंने बताया तो नहीं देखी? अरे टाइम हो गया, मुझे पता नहीं चला। मैं लग रहा हूँ टाइम 15 मिनट होंगे। टाइम हो गया इधर देखो, चलो यहाँ पे देखो बात, ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट तो सॉरी सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती रहती है, लेकिन एक टाइम पे क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, चलो इस पर कल हम बात करते हैं। कल मतलब परसों से कल सब ठीक रात